अनुपम सर, लगातार अखिलेश यादव की भी कम लॉन्चिंग नहीं हुई है। 2012 में तो चलो किसी को पता नहीं था कि उनकी क्या आइडियोलॉजी है, लेकिन यूपी के संदर्भ में सर, ये जो पूरा इंडिया अलायंस या इंडी अलायंस या डॉट डॉट अलायंस, टुकड़े टुकड़े गैंग, अच्छा टुकड़े टुकड़े अलायंस भी ज्यादा बेटर नाम लग रहा है, सुनने में अच्छा लग रहा है। ये जो टुकड़े टुकड़े अलायंस है जिसने यूपी में कास्ट सेंसस को खूब उछाला है। आजकल आप देखिए हर समाजवादी जो है ब्राह्मणिज्म को छोड़ करके एकदम काउंटर करते हुए कुछ भी होगा ब्राह्मण के ऊपर गाली दे करके सबसे पहले काम करेगा कि चलो यहां से शुरू करते हैं, शायद बाकी कास्ट को ये करेंगे। फिर हम महाराष्ट्र में फडणवीस को निशाना नहीं बनाते हैं जरांगे। महाराष्ट्र में वो कभी किसी की बात नहीं करते, सिर्फ फडणवीस को बनाते हैं। हाँ। ब्राह्मण को निशाना बनाना एक आसान है, जमाने से बनाया जा रहा है, उसमें नई बात क्या हो रही है उत्तर प्रदेश में। जरांगे पाटिल जो है वो आंदोलन चलाते हैं, वो तो मराठाओं के खिलाफ तो कुछ मराठाओं की बात, वो शिंदे के खिलाफ कुछ नहीं बोलते हैं, फडणवीस के पीछे पड़े रहते हैं। तो जरांगे की पार्टी का एक वीडियो मैंने देखा था, तो ओवैसी के स्टाइल में कह रहा था 12 मिनट दे दिए जाए सारे ब्राह्मणों का खात्मा कर देंगे। तो स्टालिन से लेके महाराष्ट्र से लेके सब जगह अगर वही चीजें, तो नहीं, मैं आपसे स्पेसिफिक क्योंकि देखिए इसका फ्यूचर डिपेंड जो होगा इंडी अलायंस और एनडीए का, ये 2027 बहुत टर्निंग पॉइंट होगा सर। 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही दोनों के राजनीतिक डिस्कोर्स बदलेंगे कि अब इस साइड जाना है या उस साइड जाना है, या वापस हमको सावरकर जी के स्टाइल में जनेऊ पहनना है। 2027 दूर है, अभी 9 सीटों के उपचुनाव आ रहे हैं। योगी जी ने बटोगे कटोगे का नारा अभी दिया है। अब वही पूछ रहा हूं। तो सर इस संदर्भ में आप कैसे देखते हैं कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडी अलायंस कहां लेके जा रही है कास्ट लाइन को? देखिए इंडिया अलायंस से बात करते हैं, इसके पहले भाऊ एक बात कह रहे थे कि एक गलत नैरेटिव बनाने वाली बात, कभी फिगर्स के जरिए, कभी सीट्स के जरिए, कभी परसेंटेज के जरिए। मैं देख रहा था कि महाराष्ट्र में कांग्रेस 16-17% वोट लेकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के उभरी है लोकसभा में। 16% 17% वोट लेकर केरल में भाजपा 0 है, 1 सीट आई उसकी, इतना ही वोट लेकर। और 15% वोट लेकर नीतीश कुमार 17 साल से मुख्यमंत्री बने। तो ये वोटों का अलग अलग है। जितने वोट पे आप सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनते हैं, उतने ही वोट पे दूसरा 0 पे है और तीसरा 1.5 दशक से मुख्यमंत्री है। एज फॉर द इंडिया अलायंस, एक सिंगल प्लैंक है जिसपे इंडिया अलायंस का गठन हुआ है, उसके ना आगे कुछ है ना पीछे। मुसलमान वोट बंटना नहीं चाहिए। इसके अलावा मैं फिर कह रहा हूं, ममता का वोट बंगाल के बाहर नहीं है, लालू का वोट बिहार के बाहर नहीं है, अखिलेश का वोट यूपी के बाहर नहीं है। कैसा अलायंस, कहां का अलायंस? शरद पवार का वोट पूरे महाराष्ट्र में ही नहीं है, तो किस तरह का अलायंस है? ये एक सिंपल बात है कि साहब मुस्लिम वोट बंटना नहीं चाहिए। मुस्लिम वोट खुद ही नहीं बंट रहा है। मुस्लिम वोट ने मतलब 2024 आने वाले दिनों में इस चुनाव को पढ़ाया जाएगा मुस्लिम वोटिंग के लिहाज से। जिस तरह से इस बार मैं हमेशा कहता हूं कि 1946 में से मुस्लिम वोट मिला था या 2024 में, लेकिन देखिए बड़ी बात क्या है, एक मुसलमान वोट एक ही तरफ गिरा, मोदी फिर भी प्रधानमंत्री। पूरे भारत का मुसलमान मिलकर मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से रोक नहीं पाया। एक दिमाग में आता है कि साहब हार गए, हरा दिया। तो मोदी का अगर आप पूरा ट्रैजेक्टरी देखिए तो मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक उनका कभी स्पष्ट बहुमत से नीचे आया ही नहीं। उनका हर चुनाव पिछले चुनाव से ज्यादा वोट, पिछले चुनाव से ज्यादा सीट। तो जाहिर सी बात है कि इस बार 240 पे रुक गए तो एक नैरेटिव बनने लगा। राहुल गांधी, आप इसको समझिए, इंडी गठबंधन की बात होती है, इंडी गठबंधन के केंद्र में कौन है? इंडी के गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस है। कांग्रेस के केंद्र में कौन है? गांधी परिवार है। प्रियंका गांधी ने नामांकन किया परसों, आप उसका वीडियो देख लें, आपको इंडी गठबंधन का भविष्य समझ में आ जाएगा। नामांकन कक्ष में 4 लोगों से ज्यादा नहीं हो सकते थे, तो प्रियंका रुक गई, उनका बेटा रुक गया, आने वाला भविष्य कांग्रेस का, उनके पति रुक गए, सोनिया रुक गई और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से बाहर निकाल दिए गए। जस्ट इमेजिन, वीडियो चल रहा है जहां पे वो बाहर से झांक रहे हैं बार बार कि नामांकन हो गया हो तो मैं भी अंदर आ जाऊं। तो इंडी गठबंधन के केंद्र में कांग्रेस, कांग्रेस के केंद्र में गांधी परिवार, और गांधी परिवार ये इंदिरा गांधी वाली कांग्रेस नहीं है। उनके लिए कहते थे कि लैंप पोस्ट को खड़ा कर देती है तो जिता जाते हैं। राहुल गांधी 88 चुनाव हार चुके हैं। मतलब आप अच्छी तरह जानते हैं कि जहां भी वो थोड़ा सा भी, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब जिता दिया, उन्होंने भगा दिया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने आसाम जिता दिया, उन्होंने भगा दिया। अब ये कर्नाटक में आपको लगता है राहुल गांधी की जीत है, तो उनके हाथ में कुछ है नहीं। लेकिन इसको भी समझिए बहुत ध्यान से, मेरी में शायद आखिरी बात होगी। इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है, और मैं सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं,
इस देश में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जिसको बीजेपी से प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं, आरएसएस से प्रॉब्लम है, कोई बड़ी बात नहीं, हिंदुत्व से प्रॉब्लम है, चलिए ठीक है, हिंदुओं से प्रॉब्लम है, यहां तक कि इस देश से प्रॉब्लम है। और इस वर्ग को वोट देने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए होगा। राहुल गांधी नहीं होंगे तो ये अभिषेक को बैठा देगा, कोई ना कोई तो चाहिए उनको। और जहां पे जो मिल जाए वाली बात है। एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन इस देश में हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुत्व के खिलाफ, सनातन के खिलाफ, और सबसे बड़ी बात इस देश, देखिए डीएमके ने कल मैप जारी किया, डीएमके ऑफिशियल हैंडल से मैप जारी करती है, उसमें से पीओके निकाल देती है, एक्साई चिन्ह निकाल देती है। उन्होंने एक कटा हुआ भारत का मैप जारी किया। तमिलनाडु की बात फिर से उठ रही है। तो इस देश में एक बड़ी जनसंख्या ऐसे लोगों की है जो सिर्फ भाजपा और आरएसएस के लिए नहीं, हिंदुओं के और इस देश के खिलाफ हैं। और उनको एक आइकन, एक मिनट बताएं आपको अभिषेक, हम लोग बचपन में एक नॉवेल पढ़ते थे, बड़ी फेमस थी, डे ऑफ द जैकॉल, तो सुना होगा आप लोगों ने। तो फ्रेडरिक फॉसेट एक राइटर था, तो फ्रेडरिक फॉसेट ने एक और किताब लिखी, आइकन। तो उसमें वो लिखता है कि विरोध करने के लिए एक आइकन चाहिए, एक नाम चाहिए, एक चेहरा चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए। राहुल गांधी नेता है नहीं, उनको दिक्कत है, उनके पास इससे बेहतर कुछ है नहीं, तो ठोक पीट के हर बार राहुल को सामने कर देते हैं, अखिलेश को सामने कर देते हैं। इसके अब जहां तक अखिलेश की बात है, 2022 में नारा लगा आ रहे हैं अखिलेश, और मैंने तकरीबन हर चैनल पे कहा कि नारा नहीं है, ये धमकी लग रहा है। और हुआ यही, जितने दलित एरियाज थे वो पूरा बीजेपी की पॉकेट में चलेंगे कि अखिलेश को आने नहीं देना है। यकीन माने अखिलेश को हराने के लिए बीजेपी की जरूरत नहीं है। ये ईस्टर्न यूपी के, उत्तर प्रदेश के लिहाज से अभिषेक मुझसे पूछ रहे थे इसलिए बता रहा हूँ। वह उनकी जो जुबान है, उनकी जो लैंग्वेज है, वो पर्याप्त है। एक नेशनल टीवी पे बैठ के भी नेशनल एंकर को उनके प्रवक्ता कह रहे थे हमारी सरकार आने तो तुम्हें फर्जी मुकदमे में नहीं, फर्जी मुकदमे में उठवा लेंगे। एक नेशनल टीवी पे बैठ के मुझसे उनके प्रवक्ता मनोज यादव ने कहा हमारी सरकार आने तो तुम पे 200 मुकदमे लगाएंगे। मैंने उसको शेयर भी किया वीडियो। अखिलेश को हराने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। उनकी उनकी जो पार्टी के, उनके जो कैडर की जो उग्रता है, कंट्रोल के बाहर है। मैंने देखा है उनका। 27 के सत्ताधीश लिखने लगे हैं अभी से ही। नहीं 27 के सत्ताधीश लिखने लगे हैं अभी से ही। बड़े-बड़े पोस्टर छाप नहीं, दिए बात सुने ना, वो खुद हारने में सक्षम है। ये 90 के दशक का भारत नहीं है, ये लालू के टाइम का जंगल राज नहीं है। मैंने इनको देखा, मैं इलाहाबाद से आता हूं, इन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट पे हमला किया, हल्ला बोल बोला, दैनिक जागरण पे हल्ला बोला, हर जगह इनका हल्ला बोल चल रहा था। तो ये जजेस को मारने के लिए चढ़ गए। तो आप कैसी बात कर रहे हैं? अखिलेश को हराने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। अखिलेश पॉलिटिकली उतने ही स्ट्रांग हैं जितने राहुल गांधी हैं। बस इतना याद रखिएगा कि इस देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जिसको एक आइकन चाहिए, एक चेहरा चाहिए, एक नाम चाहिए। फिर राहुल गांधी भी हो सकता है, अखिलेश भी हो सकता है, तेजस्वी भी हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।